नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने पूर्वोत्तर जो राज्य है भारत का, जो सेवन सिस्टर्स में गिना जाता है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वायलेंस सुनने को आ रहा है पिछले 2 दिनों से। तो वहाँ का क्या मामला है और मुख्य रूप से आपके एग्जाम में कैसे वो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो चीज़ें, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जुड़िए और अपने-अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास यह विश्लेषण वाला जो टॉपिक है आज हम लोगों का असम से रिलेटेड, खासकर असम का एक जिला है कार्बी एंगलोंग, जो पहाड़ी जिला है। आपने सुना होगा कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ। तो वहाँ से रिलेटेड, वहाँ पे जनजाति कुछ क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ से रिलेटेड ये कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड वहाँ मामला है। इवन आपने देखा पिछले 2-3 सालों से बहुत सारे आदिवासी जो इलाके हैं, वहाँ से आपको कॉन्फ्लिक्ट से मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो है वह मामले आते रह रहे हैं, है ना? खासकर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो है, मतलब संविधान का जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, वह बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है पिछले 2 वर्षों से, ठीक ना? जैसे आपने सुना कि लद्दाख में मांग चल रही थी कुछ समय पहले शेड्यूल 6 में ही जोड़े जाने के लिए। फिर उसके बाद से आपने देखा मणिपुर में कैसे 2 जो मुख्य रूप से ट्राइब्स थे, उनमें वायलेंस होता है। वायलेंस होते-होते इतना तगड़ा और इतना भयानक रूप से वो फैल जाता है कि उसमें राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ता है। उसके बाद से ये घटना आपको दिखाई दे रही है असम में। तो ये घटना है क्या? चलिए पहले हम लोग इसके हर एक पहलू को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक रूप से क्या-क्या चीज़ें हैं और आपके प्रीलिम्स में कौन-कौन से टॉपिक यहाँ से आपको कवर करने चाहिए, वो भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आपको पता है, पहले थोड़ा-सा हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। असम का लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये तो मतलब एग्ज़ैक्ट है कि वह कहाँ पड़ता है, पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, सेवन सिस्टर्स में है। और यह जो है बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है असम, ठीक ना? तो असम का जो है सीमा साझा होता है 2-2 बार बांग्लादेश से। और लगभग जितने भी सेवन सिस्टर्स में स्टेट्स हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन सभी स्टेटों में यह सीमा साझा करने का काम करता है असम, है ना? और ये हमेशा सुर्खियों में बना ही रहता है, आपको पता भी है, ठीक ना? तो ये सारी चीज़ें। दूसरा चीज़ ये है, जो यह मामला सामने आया है, वह किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होगा कि संविधान की एक अनुसूची है, शेड्यूल है, शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 क्या कहता है? कहता है अत्रिमेय में, मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन क्षेत्रों में जो जनजाति क्षेत्र है, ट्राइबल बेल्ट्स है, आदिवासी जो क्षेत्र है, वहाँ पे उनके स्वशासन से रिलेटेड, यहाँ पे उनके प्रशासन से रिलेटेड जो बातें की गई हैं, वह मुख्य रूप से शेड्यूल 6 में की गई है। उनके मतलब स्वायत्तता से रिलेटेड, यानी कैसे उनके कल्चर को, कैसे उनकी सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखा जाए, कैसे उनका जो वन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं या संस्कृति है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसके लिए उनको, यानी ये 4 जो राज्य हैं, विशेष रूप से इनको शेड्यूल 6 में डाला गया है। अब आप बोलेंगे शेड्यूल 5 में किसको डाला गया है, तो आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मामला सुनिए, मामला पकड़ता कहाँ से जोर है और क्या होता है। यहाँ पे ये जैसे शेड्यूल 6 से रिलेटेड ये मामला यहाँ से शुरू होता है कि वहाँ के जो कुछ आदिवासी ग्रुप के लोग हैं या जो जनजाति ग्रुप के लोग हैं, वह मुख्य रूप से ये काम करते हैं। वह कौन सा काम करते हैं? तो उनको जैसे बहुत पिछले कई वर्षों में वो, मतलब उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों में बहुत सारे अनदर जगह से आके जो है लोग यहाँ पे बस गए हैं। अब जब वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग वहाँ पे उसकी धरती पे, या जो सांस्कृतिक स्वायत्त जो परिषद वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जब सभी लोग जाके उनके क्षेत्रों का मुख्य रूप से अगर वहाँ पे बसेंगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा, उनके क्षेत्रों पे अतिक्रमण होगा या दबाव बढ़ेगा। और दबाव बढ़ेगा तो उनकी सांस्कृतिक जो विरासत है या जो भी प्राकृतिक विरासत है, वो भी क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। तो इसके लिए उनको एक अंदर जो है चिंता थी, और यह चिंता को दर्शाते हुए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया, है ना? भूख हड़ताल शुरू हुआ और उसके मतलब उसमें जो मेन हेड थे, उसको मुख्य रूप से उनको क्या होता है, 10 या 15 दिन के आसपास जब भूख हड़ताल होता है, तो भूख हड़ताल के दौरान जो है आपको पता है, स्वास्थ्य संबंधी जो है वह चीजें हो जाती हैं, अर्थात उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अब स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, स्वास्थ्य कर्मी आते हैं और उसको लेके उनको जाते हैं हॉस्पिटल्स में। और हॉस्पिटल्स में जो स्वास्थ्य कर्मी लेके जाते हैं, तब तक इसी बीच जैसे सोशल मीडिया, आपने पढ़ा होगा जीएस पेपर जो है 3 में, जीएस पेपर 3 में आप देखेंगे कि कैसे मीडिया का यूज़ किया जा रहा है या मिसयूज़ कैसे किया जा रहा है। तो उस तरीके से आप देखें कि उस समय ऐसा चीज़ें हुई
कि ऐसा अफवाह फैल गया कि ये जितने लोग आंदोलन करना मतलब आंदोलन करने वाले जो लोग थे, जो भूख हड़ताल कर रहे थे, उन सभी लोगों को पुलिस जो है गिरफ्तार कर ले गई है। ठीक ना? अब इसके कारण जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके ऊपर जो है वह मुख्य रूप से भड़क उठते हैं और भड़कने के कारण आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे पुलिस जाती है और अस्थिरता वहाँ पे पैदा हो जाती है, बड़े लेवल पे हिंसा होता है, वायलेंस होता है और पुलिस जाती है तो पुलिस पे पत्थरबाजी भी की जाती है। यह सब चीज़ों को देखते हुए अभी हाल ही में वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है बहाल की गई है। लेकिन देखिए यह अफ़वाह का एक कारण तो है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन एक दूसरा जो कारण है जिसको नकारा नहीं जा सकता है, वो है कि इनके स्वायत्त क्षेत्रों में जो ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या दबाव है, वह उसको नहीं नकारा जा सकता है, जिसके कारण ये लोग जो है आंदोलन पे बैठे हुए थे। ठीक ना? तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आर्मी फ्लैग मार्च भी करना पड़ा आर्मी को। अब इसमें देखिए जब यहाँ पे बड़े लेवल पे कोई सारी चीजें जब शुरू हो जाती है, वायलेंस शुरू हो जाता है, तो ये नहीं कि और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में हमें देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में, जैसे मणिपुर का आप केस उठा के देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुछ बाहरी एंटिटीज भी हैं उसमें जो है जुड़े हुए हो सकते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आर्मी फ्लैग मार्च कर रही थी, क्या कारण क्या था? तो असम में फ्लैग मार्च करने का क्या कारण था? जैसे ही वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कैसे बहाल किया जाए, इसके लिए यहाँ पे ये सारी चीजें की गई, है ना? तो यहाँ पे मांग जो है उसके अनुरूप, और देखा जाए ये जो फैलाई गई जो अफवाह फैलाई गई उसके अनुरूप अगर देखा जाए, तो ये बड़े लेवल पर एक तरह से मतलब प्रशासन की तरफ से भी देखा जाए तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ा-सा ढीलापन दिखाई दिया, जिसके चलते तो यही कहाँ पे हुआ है? खैरोनी वायलेंस 123 सिक्योरिटी पर्सन इंजर्ड हो गए हैं। 2 लोगों की जो है उसमें डेथ भी हो गई है, ये पुलिस का कहना है, वहाँ का गुवाहाटी जो पुलिस है उसका कहना है ना? तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब आपको थोड़ा-सा ये पता होना चाहिए कि यह कहाँ पे हो रहा था, तो असम में हो रहा था और ये पहाड़ी क्षेत्र है कौन-सा? कार्बी आंगलांग और पश्चिमी कार्बी आंगलांग, इसी के बीच में कुछ मतलब सटा हुआ जिला है। ये दोनों मतलब मुख्य रूप से दोनों जिले हैं, कार्बी आंगलांग और पश्चिमी कार्बी आंगलांग, दोनों सटे हुए एक दूसरे से जिले हैं, बीच में वैली पड़ती है, वहाँ पे जनजातीय समूह रहते हैं। अब आपको पता है कि शेड्यूल 6 के तहत, संविधान के शेड्यूल 6 के तहत क्या होता है? इसमें ऑटोनोमस ऑटोनोमस बॉडी का जो है यहाँ पे संरचना की बात की गई है शेड्यूल 6 में। किन राज्यों में? तो 4 राज्यों में। वो कौन-कौन से राज्य हैं? अति में भी, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जहाँ पे मुख्य रूप से किसकी बात की गई है? ऑटोनोमस बॉडी की बात की गई है। स्वायत्त जो परिषद है, ऑटोनोमस काउंसिल है, उसकी बात की गई है। अर्थात वहाँ पे अगर कोई विधानमंडल कोई कानून लगा के या कोई विधानमंडल और कोई कानून पारित करके, विधि पारित करके वहाँ पे लगाना चाहे, तो जब तक स्वायत्त परिषद की अनुमति नहीं होगी तब तक नहीं लगाया जा सकता है। या संसद भी कोई कानून पास करके अगर वहाँ पे कोई ऐसा चीजें करना चाह रहा है, तो बिना स्वायत्त जो परिषदें हैं इनके मतलब सहमति के बिना ये सारी चीजें नहीं की जा सकती हैं। अब वो अलग बात है कि स्वायत्त परिषदों के होने के बावजूद भी जो इनका प्रतिक्रिया है, जो ये कह रहा है कि आदिवासी लोग जो ये यहाँ जिले पे मुख्य रूप से जो सटा हुआ ये जिला है जहाँ पे ये घटना दिखाई दी, यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या मतलब दबाव हो रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि संवैधानिक सुरक्षा से रिलेटेड कंसर्न हो गया है, भूमि अधिकार, स्वायत्तता, ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो है अनुसूची, मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं शेड्यूल 5 और 6 के बारे में, ठीक ना? जो संविधान में हमारे दिया हुआ है, तो संविधान में जो चीजें दी गई हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि ये पता चल जाए कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 क्या है। तो आपको पता है जो मूल संविधान था, है ना? मूल जो संविधान था, मूल संविधान में टोटल जो शेड्यूल थे, यानी टोटल अनुसूचियां जो थी, वह टोटल अनुसूची कितनी थी? वह 8 थी। अलग-अलग संशोधन करके मुख्यतः कितना संशोधन किया गया? तो आपको पता होगा, एक संशोधन किया गया 8वां के बाद से, फर्स्ट संवैधानिक संशोधन के बाद से अनुसूची 9 जोड़ा गया। फिर 52वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आपको दिखाई देगा कि अनुसूची 10 जोड़ा गया। उसके बाद से 11वां जो है 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 12वां जोड़ा गया। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए अनुसूचियों की संख्या, तो याद होना चाहिए आपको, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है कितनी? टोटल 12 है। और मूल संविधान में कितना था? अनुसूची 8 था, है ना? 8 ही अनुसूची थी। उसमें से अनुसूची 1 से लेके 8 तक अगर बात किया जाए, है ना, शेड्यूल 1 की बात किया जाए, तो इसमें किसकी बात की गई है? संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। शेड्यूल 2 में किसकी बात की गई है?
तो इसमें वेतन संबंधी बात की गई है। अब किसकी वेतन, जैसे राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गए, संसद के जो सदस्य हैं या मुख्य रूप से जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, इनका वेतन भत्ते के या उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, उनके वेतन भत्ते का जो बात है वह शेड्यूल 2 में किया गया है ना। तीसरा अगर बात किया जाए शेड्यूल 3 यानी अनुसूची 3 की अगर बात किया जाए तो इसमें शपथ की बात की गई है, शपथ ग्रहण की बात की गई है। जैसे आपको पता है कि जो भी मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं और राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं अथवा मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष जो है वह शपथ लेते हैं। तो ठीक वो सभी शपथ कैसे होगा, ये सारी चीजों का वर्णन शेड्यूल 3 में किया गया है। फिर शेड्यूल 4 आता है। शेड्यूल 4 में आप देखेंगे कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, किसमें, राज्यसभा में, राज्यसभा आपको पता है ना, अपर हाउस में, ठीक ना। तो लेजिस्लेटिव में अगर देखेंगे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसमें जो अपर हाउस है जिसको राज्यसभा कहा जाता है, इसमें सीटों का आवंटन कैसे किया जाए, किसका, सीटों का आवंटन, इससे रिलेटेड जो है चीजें किसमें की गई है, किसमें बात की गई है, शेड्यूल 4 में की गई है ना। फिर शेड्यूल 4 के आगे अगर हम लोग चले शेड्यूल 5 में, तो शेड्यूल 5 में मैं लेके चलूं तो शेड्यूल 5 में क्या है, शेड्यूल 5 में यही चीजें हैं जो अभी हम बता रहे थे, क्या है, तो इसमें है एससी या एसटी, मतलब अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र अथवा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यहाँ पे यहाँ के प्रशासन के बारे में है। अब आप बोलेंगे यहाँ का प्रशासन कौन होता है, क्या यहाँ का प्रशासन अलग होता है, तो आपको पता है कि अभी मैंने बताया 73वां और 74वां के द्वारा पंचायती राज और नगर पंचायत जोड़ा गया भारतीय संविधान में, है ना। तो मूल संविधान में तो नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो ये जो जोड़ा गया तो इसके अंतर्गत इनके स्वशासन से रिलेटेड, इनके जो जहां जहां पे इनकी संख्या है ना, उनके स्वशासन से रिलेटेड जो भी है वह शेड्यूल 5 में लिखा गया है, ठीक ना। इसके यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी एडीआर आपको दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। फिर शेड्यूल 6 क्या है, तो शेड्यूल 6 में अभी मैंने बताया अत्रिमेमी। अत्रिमेमी का मतलब क्या होता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यह 4 राज्य हैं जहां पे यहाँ के शासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की गई है, किसमें, शेड्यूल 6 में। अभी 4 राज्यों में क्या है, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, खासकर जो जनजाति क्षेत्र हैं जिसमें स्वायत्त परिषदों का गठन किया गया है, इसकी बात इसमें की गई है शेड्यूल 6 में। और शेड्यूल 7 की अगर बात किया जाए तो शेड्यूल 7 में आपको दिखाई देगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब कि संघ और राज्यों में जो शक्ति का बंटवारा है, पृथकीकरण है, उसकी बात की गई है, ठीक ना। तो उसकी अगर बात किया जाए तो उसमें कौन कौन सा क्षेत्र है, तो एक तो संघ वाला है, दूसरा राज्य वाला है, तीसरा समवर्ती है, और इसके बाद अगर कोई बचता है तो वो कौन सा है, अवशिष्ट है। कौन सा है, अवशिष्ट है ना। तो ये 4 आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। फिर 8वीं अनुसूची की बात किया जाए तो शेड्यूल जो 8 है, शेड्यूल 8 जो है उसमें किसकी बात की गई है, तो उसमें आपको पता चलता है कि भाषा से रिलेटेड जो है जानकारी आपको देखने को मिलती है। जो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में, 22 भाषाएं हैं। अब ये शुरू में 22 भाषाएं नहीं थी, जो मूल संविधान था उसमें आपको दिखाई देगा 14 ही भाषाएं थी। तो 15वां भाषा कौन जोड़ा गया, 15वां सिंधी जोड़ा गया। कौन सा, सिंधी जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा ये प्रावधान जोड़े गए, मतलब सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद अगर देखा जाए सिंधी के बाद से क्या इसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ है, हुआ है। कौन सा संशोधन हुआ है, तो 71वां हुआ है। 71वां संवैधानिक संशोधन आपको दिखाई देगा 1992 के आसपास होता है, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, 3 भाषाएं इसमें ऐड की जाती है। तो टोटल कितना हो गया, 15 और 3 18 हो गया। उसके बाद आता है 92वां संवैधानिक संशोधन, ठीक ना, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वह कब होता है, 2003 में। अब इसके तहत आपको दिखाई देगा 4 भाषाएं इसमें जोड़ी जाती है। वह कौन कौन सी भाषा है, तो बोडो जोड़ी जाती है, डोगरी जो है वह जोड़ी जाती है, संथाली जोड़ी जाती है, ठीक ना, और मैथिली जोड़ी जाती है। मैथिली आपको पता है,
बिहार की जो है भाषा है, ठीक ना। तो भोजपुरी भी है लेकिन मैथिली भी है। तो मिथिलांचल की तरफ अब जाएंगे तो मैथिली बोली जाती है। तो ये टोटल भाषाएं कितनी हो गई, यह 3 अमेंडमेंट हुआ तो 22 भाषाएं होंगी। कितनी? 22 भाषाएं होंगी। तो प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल 8 में क्या अंग्रेजी भाषा है, क्या अंग्रेजी भाषा है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। अंग्रेजी भाषा का वर्णन शेड्यूल 8 में नहीं है। तो किस में है? अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हिंदी है इसमें, बिल्कुल है। क्या संस्कृत का इसमें संस्कृत भाषा है? हाँ, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद से अगर आपसे पूछा जाए क्या भोजपुरी है इसमें, नहीं है, ठीक ना। तो यह टोटल भाषाएं हैं जो जिसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुसूची 8 में किया गया है, शेड्यूल 8 में किया गया है। अब बात आती है शेड्यूल 9 की, है ना। तो शेड्यूल 9 की अगर बात करें तो शेड्यूल 9 में क्या क्या जोड़ा गया है? तो शेड्यूल 9 में आपको पता होगा कि पहला संवैधानिक संशोधन होता है और उसी के द्वारा 1952 के आसपास, अब उस समय राज्यसभा तो बना नहीं था, केवल लोकसभा से पारित कराया गया था और सरकार थी पंडित नेहरू जी की। तो उस समय पहला संवैधानिक संशोधन हुआ 1952 में, उसमें शेड्यूल 9 जोड़ा गया, ठीक ना। शेड्यूल 9 भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड, इसमें तो ये भी प्रावधान बाद में लगा दिया गया, आप पढ़ेंगे बाद में तो ये दिखाई देगा कि इसमें जो भी विषय डाले जाएंगे उसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, ठीक ना। मतलब जुडिशरी के पास नहीं जाया जा सकता है इसके विरुद्ध, ठीक ना। बाद में वो आपको पता है कि केशवानंद भारती मामला जाता है, गोलकनाथ सॉरी केशवानंद भारती मामला के बाद 1980 में एक और मामला जाता है, अभी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक ना। तो उसमें बताया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि यह जो शेड्यूल 9 में जो भी विषय जोड़े जाए हैं उसका जो है न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, ठीक ना। उसका न्यायिक समीक्षा क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी में यह मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया जाता है कि न्यायिक समीक्षा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि यह मूल संविधान का ये ढांचा है और संविधान के ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये तो गोलकनाथ सॉरी केशवानंद भारती मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया था, है ना। एक डेडलाइन भी मुख्य रूप से फिक्स कर दिया गया कि जो केशवानंद भारती केस आया था 24 सितंबर 1973 के आसपास, वहां के बाद जो भी विषय इसमें डाले जाएंगे उसके बाद उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये डेडलाइन भी दिया गया इसमें, है ना। तो यहाँ पे शेड्यूल 9 में यह किससे रिलेटेड था? भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड ये सारी चीजें थी इसमें। फिर शेड्यूल 10 हो गया, शेड्यूल 10 हो गया। तो शेड्यूल 10 में क्या था? यही एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक ना, मतलब दल बदल विरोधी कानून। अब यहाँ पर यह तो केवल हेडलाइन हो गया, दल विरोधी मतलब दल बदल विरोधी कानून, ये तो केवल जो है हेडलाइन हो गया। इसके अंदर की बात क्या है? दल बदल विरोधी कानून को लागू कौन करेगा भाई? ये तो एक्ट बन गया, लागू कौन करेगा? तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, चाहे लोकसभा का स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, राज्यसभा का सभापति हो या उपसभापति हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वह मुख्य रूप से दल बदल के आरोप में अगर वह सिद्ध पाता है किसी सदस्य को, तो इसके आधार पे वह उस सदस्य की को जो है निर्हरता दे सकता है, अरे निर्हर कर सकता है ना। निर्हर करने का मतलब उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है, ठीक ना। लेकिन इसमें भी प्रावधान है कि उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा से परे वो नहीं है, ठीक ना। मतलब न्यायिक समीक्षा उसकी हो सकती है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। उसके बाद से अब बात आता है कि दल बदल विरोध कानून लगेगा किस पे? एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया किस पे जा सकता है? तो पहला चीज, वह व्यक्ति जो निर्विरोध मतलब निर्दलीय रूप से लड़ा हो, निर्दलीय मतलब किसी पार्टी के चिन्ह के नीचे नहीं लड़ा हो, खुद फ्रीडम मतलब फ्री रूप में लड़ा हो, किसी पार्टी के चिन्ह पे न लड़ा हो। तो फ्री रूप से लड़ा है, निर्विरोध अगर लड़ा है और वह जीत के जाता है, तो वह किसी भी पार्टी को उसको ज्वाइन नहीं करना है उस समय, 5 साल तक उन्हें ये करना है। दोबारा चुनाव है तो कर सकता है। तो वहां उस समय अगर वह किसी पार्टी का दामन थाम लेता है, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, देखिए किसी पार्टी को वोटिंग कर रहा है, मतलब किसी विधेयक को वोटिंग कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, उस पे दल बदल विरोधी कानून नहीं लगेंगे। लेकिन वह किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब दल बदल विरोधी कानून उस पे लग सकते हैं, लग जाएंगे, ठीक ना। तो मेंस का टॉपिक एक हो जाएगा अगर मैं और थोड़ा सा अंदर जाऊं उसके, ठीक ना। तो मैं इसलिए उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। फिर आपको पता होगा कि 12 लोग ऐसे होते हैं राज्यसभा में जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। वह नॉमिनेट लोग भी चाहे तो 6 माह के अंदर जो है किसी भी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 6 माह के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है तो 6 माह के बाद वह किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, अन्यथा
उनका भी जो है सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो शेड्यूल 10 में आपको ये चीजें दिखाई देती है, दल बदल विरोधी कानून संबंधी। अब शेड्यूल 11 कब आया? शेड्यूल 11 कब आया? तो आपको पता है यूएफसी में जोड़ा गया भाग 9, और भाग 9 में क्या जोड़ा गया? पंचायत जोड़ा गया। तो पंचायत जोड़ा गया, आपको पता होगा पंचायत की क्या स्थिति है, थोड़ा सा वेब सीरीज देखे होंगे तो उसमें थोड़ा सा झलक आपको आ गया होगा पंचायत की क्या स्थिति होती है। तो शेड्यूल 11 में आपको दिखाई देगा 29 विषय है पंचायत से रिलेटेड है, ठीक ना। और शेड्यूल 12 की अगर बात किया जाए, शेड्यूल 12 की अगर बात किया जाए तो इसमें नगर पंचायत है, इसमें 18 विषय की बात की गई है, और दोनों को जोड़ा गया, इसको 73वां के द्वारा, इसको 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। क्यों स्वायत्तता की मांग होती है अलग अलग, जैसे लद्दाख में हो रहा था, क्यों यहाँ पे असम में ये सारी चीजें हो रही हैं? तो ये स्वायत्तता, स्वायत्त परिषद तो है, लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये है कि जमीनी स्तर पे उसका अभी भी पूर्णतः अप्लाई नहीं है, ये मेन कारण है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेंस की तैयारी करने वाले हैं, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो चुका है, तो 90 दिनों का मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप इससे आसानी से जुड़कर अपने मुख्य रूप से और तैयारी को, जो आप आंसर राइटिंग है उसको और अच्छे से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके जो है परचेज करना चाहें तो मुख्य रूप से परचेज कर सकते हैं, है ना। तो छठी अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित भूमि में देखेंगे तो छठी अनुसूची के अंतर्गत आपको दिखाई देगा ग्राम चराई आरक्षित, व्यावसायिक चराई आरक्षित, भूमि को विशेष रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा पशुओं की चराई और जीविका के लिए आरक्षित इसमें किया गया है ना। फिर स्थानीय आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक प्रथाओं को महत्वपूर्ण देना इसमें मुख्य रूप से शामिल किया गया है। फिर देखा जाए तो बाहर के लोगों ने आके इस पे क्या कर लिया है, कुछ लोग जो है कब्जा कर लिए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार या कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ से लोग, या कहाँ मतलब माइग्रेंट होकर लोग जो वहाँ पे कार्य करने गए हैं, कार्य करते करते वहाँ पे अपना जो है घर द्वार सब बना लिए। तो यहाँ पे इनके लिए जो है एक तरह से क्या हो रहा है, कंसर्न हो रहा है। किनके लिए? जो वहाँ के मूल रूप से आदिवासी समूह के लोग हैं, उनके लिए मुख्य रूप से मुख्य कंसर्न है, ठीक ना। ये सारी चीजें, तो बाहरी लोगों के कारण ये संतुलन जो है बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे इनकी आर्थिक, इनकी सांस्कृतिक, इनकी सामाजिक, इनकी राजनीतिक, ये सारी चीजें जो है यह कहीं ना कहीं इसमें छीड़ हो रही हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, भूख हड़ताल हो रहा था। और भूख हड़ताल के बाद जब तबीयत बिगड़ी, तबीयत बिगड़ने के बाद उनको लेके जाया गया, और उसके बाद से ये अफवाहें फैल गई कि नहीं ऐसा चीजें है कि उन लोगों को क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद से ये वायलेंस जो है और तेजी से स्प्लिट बाय स्प्लिट पकड़ता चला गया और फैलता चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। फिर दिसंबर 2025 के अंत में आपको दिखाई देगा कि विरोध समूह और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें भी और तेज हो गई दोनों के बीच में, ठीक ना। और इससे क्या हुआ कि उसमें बीच में सेना को भी उतरना पड़ा, ठीक है। तो छठी अनुसूची जो है उसमें अगर देखा जाए, छठी अनुसूची में देखा जाए तो उसमें देखा जाए तो इसके अंतर्गत भूमि संरक्षण के प्रावधान सैद्धांतिक रूप से मौजूद तो हैं, यानी खूब स्वायत्तता है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिखाई देगा कि जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन कहीं न कहीं कंसर्न है, जिसके कारण यह अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है कि यह चीजें या मामले जो है निकल के आ रहा है। जैसे कमजोर भूमि अभिलेख है, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में अतिव्याप्तता है, दिखाई देगा आपको। 2024 में आपको दिखाई देगा कि एसी द्वारा बेदखली नोटिस पर जो जारी किया गया था, या गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है, अच्छा ये चीज भी याद रखिएगा, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है असम का, वह गुवाहाटी हाई कोर्ट बहुत सारे हाई कोर्टों का जो है, मतलब बहुत सारे राज्यों का एक हाई कोर्ट है वहां पे, पूर्वोत्तर राज्यों में आपको दिखाई देगा, ठीक ना। ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन से राज्यों का यह राज्य क्षेत्र है, ठीक ना। अब इसके कारण क्या होगा, आर्थिक हाशिए पर और होंगे लोग, गरीबी और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, वहाँ के जो आदिवासी समूह के लोग थे, वहाँ यहाँ पे कार्बी आंगलांग के समीप क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। और इसी के बीच दिखाई दिया कि ये सारी चीजें उन पे घटती हुई दिखाई दी, ठीक ना। तो इसलिए वहाँ पे ये सारी चीजें बनी हुई थी। तो आशा करते हैं हमको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर ऐसा कोई अगर अपडेट होता है तो हम लोग फिर मिलेंगे इस पे, ठीक ना। तब तक मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं।
आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।